चलिए तो आज करेंगे हम। हमें वाला बोर्ड नहीं दिख रहा। कौन सा वाला बोर्ड नहीं दिख रहा? छोटू वाला। छोटू वाले बोर्ड पे क्या करना है? नहीं दिख रहा। चलिए आज करेंगे कि देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमें फर्म को पूरा का पूरा ख़त्म करना होता है। तो जितनी भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं सबसे पहले हम उनको दिखाएंगे। तो ये पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक और एक और चीज़ थी उनकी कैपिटल अकाउंट, इसको छोड़ के कैश, बैंक और कैपिटल अकाउंट इनको छोड़ के बाकी सारी एसेट्स लिखेंगे। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 है 2022 एडिशन में, 2022 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 18 और बाकी 24 में कौन सा है? 20। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 24 में क्वेश्चन नंबर 20 और 22 में क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू डेब्टर्स। डेब्टर्स हैं आपके 2,40,000। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसमें पीएफडीडी होता है, मान लीजिए यहाँ डेब्टर से पीएफडीडी माइनस करके होता तो आप तो यहाँ पे पूरे डेब्टर के अमाउंट लिखते, पीएफडीडी को इस तरफ लिखते क्योंकि पीएफडीडी आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद स्टॉक 1,30,000। उसके बाद फर्नीचर 2 लाख। उसके बाद मशीनरी 9,30,000। उमेश करंट अकाउंट, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक ही इसका बना देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स और उसके अंदर ही सारे एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया आपका 1000, 0, 4 3 7 3 10, 1 2 1 3 और 1 4 2 6 9 6 15। कितना हो गया? 15 लाख, ठीक है। चलिए और जितनी भी आपकी लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर यहाँ लिख देंगे बाय लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर्स हैं आपके 1,70,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है, कोई भी रिजर्व अगर किसी एसेट के अगेंस्ट बनता है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो किसी एसेट के अगेंस्ट नहीं बनता, किसी क्लेम के अगेंस्ट बनता है, एम्प्लॉय क्लेम के अगेंस्ट। मान लीजिए आईएफआर है, अगर आप अब कब इसको बांटेंगे और कब हम नहीं बांटेंगे? जब आपका इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, अब ये मैं भी भूल गई, देखो ध्यान से, पता नहीं तब बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसको वो आगे इसी में दिखा देंगे, ठीक है। नहीं, आईएफआर अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तब तो आप उसको यहाँ पे शो करेंगे आईएफआर को, उसको पार्टनर्स में बांटेंगे नहीं। कोई भी प्रोविजन अगर किसी एसेट के खिलाफ है या रिजर्व, अगर वो एसेट यहाँ गिवन है, जैसे डेब्टर यहाँ गिवन है तो पीएफडीडी को हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है तो आईएफआर को यहाँ लिखेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आईएफआर को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ नहीं आएगा। फिर आईएफआर का थोड़ा सा ध्यान रखना, फंड का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नीचे आप देखेंगे, यहाँ इसको लिख देंगे, पहले इसको देख लेते हैं कोई क्लेम है इसका, नहीं है तो डब्ल्यूसीआर को तो आप बांट देंगे पार्टनर्स में ही, नहीं जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में बांट देंगे और करंट अकाउंट हमें लिखना है नहीं। ऑन द अबाउट डेट, अब देखो ये हमने लिख दिया, सिर्फ हमारा ये क्रेडिटर ही था यहाँ पे 1,70,000 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इधर सारी एसेट्स लिख दी, इधर हमने लायबिलिटी लिख दी। अब जितनी भी पेमेंट होगी वो इधर करेंगे और जितनी भी एसेट्स सेल आउट होंगी उसको इधर लिखेंगे बैंक अकाउंट के थ्रू। तो सबसे पहले से क्या है, रमेश टू कवर 50% ऑफ स्टॉक एट 10,000 लेस देन बुक वैल्यू। रमेश ने स्टॉक ले लिए, स्टॉक कितने के हैं? 1,30,000 के। स्टॉक कितने का है? नीचे कर देती हूँ, स्टॉक है आपका 1,30,000 और 50% ऑफ स्टॉक, इसका 50% कितना हुआ? 65,000।
अरे स्टॉक आपके 1,30,000 के हैं, उसका 50% यानी कि 65,000 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। ये तो इसकी बुक वैल्यू है, इसमें से 10,000 कम में 55,000 में किसने ले लिए हैं? रमेश ने। तो जो रमेश एसेट्स लेगा वो उसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आप क्या लिखेंगे? बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख देना स्टॉक, ठीक है, 55,000 स्टॉक ब्रैकेट में लिखना है आपको, रमेश कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। द रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा है आपके पास? अब 65,000 का रिमेनिंग स्टॉक बचा हुआ है ना। 50% तो रमेश ने ले ली 10,000 लेस वैल्यू पे, 65,000 बचा हुआ है। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, उसको 15,000 के नुकसान पे बेच दिया गया, मतलब कि 50,000 का, तो वो जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट। लेकिन ये तो एंट्री है ही नहीं। क्या क्यों नहीं है? बाकी का सेकंड एंट्री तो फर्नीचर वाज टेकन बाय उमेश वाली है। पर बेटा वो पहले वाली एंट्री में आगे तो लिखा हुआ है द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस दैट। अच्छा ये 2022 एडिशन लिखा हुआ है कि रिमेनिंग स्टॉक को 15,000 के लॉस पे बेच दिया गया। डेब्टर वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बाय डेब्टर बाय बैंक अकाउंट। डेब्टर्स का लिखेंगे आपका, यहाँ पे डेब्टर कितना है? 2,40,000, तो 2,40,000 का 5% निकालेंगे 12,000, तो लेस देन 12,000 2,38,000, यहाँ लिख देंगे 2,38,000। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूरी अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे आपको बताया होगा कि 5% लेस पे दे रहे हैं या प्रॉफिट पे दे रहे हैं या लॉस पे दे रहे हैं, तो उनको हटा, लॉस या उसको हटाने के बाद जो टोटल अमाउंट होगी वो लिखना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्या होता था, जितनी अमाउंट से कम हो रहा है, जितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ वही लिखते थे। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट को हटा दो, जितने हमें बेचा है वो पूरा लिखेंगे। ठीक, ये वही है बेटा जो आप पूछ रहे थे मेरे से उस दिन, आपने एक फोटो भेजी थी ना, उसी टाइप का, ये उसी टाइप का है, समझ गए? वो बाय बैंक डेबिट डेब्टर ये 2,40,000 के डेब्टर 5% डिस्काउंट पे रियलाइज्ड हो गए। रियलाइज्ड का मतलब हमें पैसे मिल गए। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000, तो लिखोगे बाय उमेश कैपिटल अकाउंट। उमेश कैपिटल अकाउंट क्या ले लिया उमेश ने? फर्नीचर ले लिया 50,000 का। उसके बाद मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000, तो बाय बैंक अकाउंट चला जाएगा मशीनरी, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी कितने का है? 4,50,000। इसमें आपको लॉस वॉस देखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिख देनी है जितने में बिके हैं। मैं वो 228 नहीं होना चाहिए वो बाय बैंक में। क्यों? 10 में से 2 गए 8, 3 में से 1 दे दो, हाँ ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर वर पेड इन फुल, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर 1,70,000 पेमेंट हुई है, फुल पेमेंट में है तो मतलब पूरी की पूरी पेमेंट हो गई। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स 1,60,000 व्हिच वाज सेटल्ड एट 1,40,000। देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस या लायबिलिटी हो, अगर अनरिकॉर्ड है तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। अब रिपेयर का अनरिकॉर्डेड है, पेमेंट तो आपको करनी है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड यस रिपेयर बिल। ये सिर्फ आप अपने लिए लिख दो ताकि आपको पता चल जाए। 1,40,000 में सेटल डाउन हुआ है तो 1,40,000। अब कोई भी वहाँ पे वो नहीं बचा हुआ एसेट्स, वो सॉरी लायबिलिटी, जो कि हमें रियलाइज करनी पड़ेगी। एसेट्स जितना हमें बेचने को कहा था हमने बेच दिया, बस बात खत्म। टोटलिंग कर लेंगे अब इसकी, टोटल करेंगे। अरे लेकिन जर्नल रिजर्व और ये सब यहाँ थोड़ा आता बेटा, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई क्लेम होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती है उसकी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्रोविडेंट फंड की कही थी कि आप प्रोविडेंट फंड को पूरे चैप्टर्स में नहीं छुओगे एक्सेप्ट लास्ट वाला चैप्टर। प्रोविडेंट फंड यहाँ लिखोगे एंड उसको पेमेंट भी करोगे, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। थर्ड पार्टी तो वो पहले ईपीएफ, ठीक है, समझ गए इस बात को। बाकियों में मैंने मना किया था कुछ नहीं करना, तो इनको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 1,000 0 8 5 13 1 5 1 6 5 11 और 2 13
30, 3 और 1 4 और 2 6 4 10, 10,03,000। और इधर का करेंगे तो 0 0 7 4 11 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 8,07,000। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, इस तरफ आया है, उस तरफ ये टोटल ज्यादा है ना, हाँ उस तरफ आएगा लॉस। लॉस आएगा। तो यहाँ लिखो 18,10,000। ठीक है, और यहाँ पे भी 18,10,000 आप लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पे, दो बंदे हैं ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। 7 ratios। तो रमेश उमेश 7:3 यानी कि 7/10। हाँ 0 से 0 0 0 से 7 7 8 56 5,64,900 और 3 0 0 3 0 0 3 7 21 3 8 24 2,42,100। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके डिफरेंट क्वेश्चंस अभी आपको करने हैं, फिर जहाँ अटकोगे फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और जनरल एंट्री अगली वीडियो में करेंगे। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती है। नहीं, इसमें आपका कैश या बैंक अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट नहीं बनता। पार्टनर्स भी बनता है, हाँ पार्टनर्स अकाउंट इससे पहले बनता है, इसके बाद बनता है। जब इसका रियलाइजेशन बना लोगे फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर अगर फर्म ने लोन दे रखा हो या ले रखा हो वो वाले अकाउंट, फिर कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें जो ये होता है जिसकी लॉस आ रहा है ना, तो लॉस कहाँ पे पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन वाइज करते चले जाओ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा।